हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी में। मैं हूँ वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग फैकल्टी। तो बच्चों, आज का जो पेपर है रेलवे ग्रुप डी के लिए 17 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जिसका कि पार्ट 1 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आधे क्वेश्चन लगभग आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और रिमेनिंग आधे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। ध्यान रखिएगा, बैठना है, लेटना नहीं है। तो कॉपी पेन लेके अपना बैठ जाना है एंड इसके बाद में आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। खुद से देखना है पहले कि कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन आपको यहाँ पर आगे अपना आंसर और अपना जो अप्रोच है वो भी मैच करते हुए चलना है। अप्रोच जरूर बच्चों मैच करिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपके 2 से 3 मिनट लग गए और आपको जो बगल वाला जो कॉम्पिटिटर वो आधे सेकेंड में 30 सेकेंड में क्वेश्चन करके निकल गया। अब आप सॉल्व, सही तो आंसर आपका भी है, सही आंसर उसका भी है, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जो उसी क्वेश्चन को कम टाइम में करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे केवल ये देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबकि आंसर नहीं देखना होता है, आपको अप्रोच भी देखनी होती है कि आपकी अप्रोच कैसी है। ठीक है, क्योंकि अगर अप्रोच सही होगी आंसर अपने आप सही आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली जो फोकस आपको करना है अप्रोच पे करना है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, हम भी यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप चाहे हिंदी में बना रहे हो चाहे आप इंग्लिश में बना रहे हो, डजेंट मैटर। आप यहाँ पे केवल इसका इनिशियल यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल हम यूज़ करने को बच्चों यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनिशियल यूज़ करने से क्या होता है कि आपका टाइम कम लगता है। बस मेन बात ये है, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सम कार्नेशन आर पेटूनियास। अब इसको आप कार्नेशन को सी पढ़ेंगे और पेटूनियास को आप पी पढ़ेंगे। तो सम सी आर पी, सम सी आर पी, कुछ सी क्या है बेटा? पी है। ऑल पी आर एस, सभी पी क्या है बेटा? एस है। तो सभी पी क्या हो गए? एस हो गए। सम एस आर नॉट सी, कुछ एस ऐसे हैं जो सी नहीं है। तो मान लिया यहाँ ये वाला जो एस का कुछ ऐसा पार्ट है जो ये सी नहीं है। ठीक है, ये वाला जो एस का ये पार्ट है, आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ कहीं पे भी ले लो आप। इसका ये वाला जो पार्ट है वो सी नहीं है। क्या कह रहा है? सम एस आर सी, कुछ एस सी है। तो एस का कुछ पार्ट सी है क्या? बिल्कुल है। कौन सा पार्ट एस का सी है? ये वाला पार्ट जो एस का है वो क्या है? सी है। तो ऑप्शन, ये जो कंक्लूजन फर्स्ट है ये क्लियर हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल सी आर एस, सभी सी क्या है? एस है। बेटा यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है वो क्या कह रहा है कि कुछ सी एस है। यहाँ क्या कह रहा है? ऑल सी आर एस। तो आप क्या कहोगे? भाई हमें सम का तो रिलेशन पता है कि कुछ सी तो एस है, लेकिन सारे सी का एस हमको तो नहीं पता। तो आप इसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है ऑल पी आर सी, सभी पी क्या है? सी है। क्या बेटा यहाँ पे सभी पी आपको सी दिख रहे हैं क्या? नहीं। आप यहाँ पे क्या कहोगे कि मैम हमें कुछ पी तो सी दिख रहे हैं, लेकिन सभी पी का सी का सभी पी सी है या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते। तो आप इसको क्या करोगे? कट कर दोगे। उसके बाद क्या कह रहा है? नो एस इज सी, कोई भी एस सी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ एस का जो एस का कुछ पार्ट तो सी में जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? कोई भी एस सी नहीं है, यानी ये भी गलत कह रहा है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न के उत्तर दें। अब ये अक्षर श्रृंखला है, आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा। चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे जो सीरीज दी गई है, एक आपका सीरीज का लेफ्ट हैंड है और एक सीरीज का राइट हैंड है। ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वही सीरीज का लेफ्ट हैंड है, जो आपका राइट हैंड है वही इस सीरीज का राइट हैंड है। इसमें कह रहा है यहाँ पे ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है, ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले, प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है? पहले, जिनके ठीक पहले एक वॉवेल आ रहा है, यानी जिनके ठीक पहले एक व्यंजन आ रहा है, सॉरी स्वर आ रहा है, और जिनके ठीक बाद भी एक वॉवेल आ रहा है, यानी जिनके ठीक बाद भी एक स्वर आ रहा है। यानी ऐसे कितने व्यंजन है जिनके बाद में और पहले दोनों तरफ एक एक स्वर आ रहा है। देखिए बच्चों, इसका ध्यान से देखिएगा। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका क्या है? हम कॉन्सोनेंट पे यानी कि व्यंजन पे फोकस करें, हम एक एक कॉन्सोनेंट देखते जाओ और जब हमें कॉन्सोनेंट मिल जाए तो उसके हम आगे और पीछे वॉवेल्स को देख लें। दूसरा तरीका क्या है कि हम वॉवेल्स पे फोकस करें,
एक वॉवेल मिल जाए तो उसके बाद हम देख लें उसके आगे या पीछे कोई भी वॉवेल आ रहा है क्या, एक का गैप करके। तो तरीका कौन सा बेहतर हुआ, कॉन्सोनेंट ज़्यादा होते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट ज़्यादा होते हैं, यानी अगर आप एक एक कॉन्सोनेंट को देखोगे तो टाइम क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा, टाइम इसमें क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा। वॉवेल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें टाइम क्या जाएगा, लेस जाएगा, कम जाएगा। तो अपने को टाइम बचाना है ना, तो अपने को क्या देखना है, वॉवेल्स को देखना है। कैसे देखना, देखो बताते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे क्या मिला, मैं यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ पे मुझे क्या मिला, ए मिला। उसके बाद एक का गैप करके ई आ रहा है। और ये देखो एन क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, यानी कि इस कॉन्सोनेंट के पहले भी वॉवेल है और इस कॉन्सोनेंट के बाद भी वॉवेल है। तो हमारा एक पेयर तो ये बन गया। उसके बाद देखते हैं, तो ई के बाद ए आ रहा है और इन दोनों के बीच में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो एक पेयर हमारा ये बना। और देखो वॉवेल कहाँ पे आ रहा है, ई के बाद ए आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और बीच में क्यू आ रहा है, ये भी हमारा पेयर बना। और आगे देखते तो ई के बाद नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखा तो ई के बाद यू आ रहा है, तो एक तो हमारा पेयर ये बन गया। और आ रहा है क्या, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ए के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, एक का गैप करके बीच में क्या आ रहा है, डब्लू आ रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास में कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5, 5 पेयर बन गए। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरीके से संबंधित जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। यानी जो पैटर्न यहाँ पे लग रहा होगा वही सेम पैटर्न यहाँ पे लग रहा होगा, और वही सेम पैटर्न इन चारों में से किसी एक में लग रहा होगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो 4 6 4 25 और 6, अगर आप इसको देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि मैम इसमें सबसे पहले तो एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 6 कितना हो गया, 24, और इसमें अगर हम +1 कर देते तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3,28 है। ठीक है, 3 और 9 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 27, और +1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। यही सेम पैटर्न आपको देखना है कि किस में बन रहा है। तो 7 कितना हो गया 21, 21 में एक जोड़ा कितना आ गया 22। हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अमित के बेटे का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था, वह सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ था। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पे कैलेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो भी हम आपको बता रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और वो चीज़ें जो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको पहले से आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को बताती जाऊँगी, आपको अपना कॉपी पेन में नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपके सामने जब भी ये डेट दी जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10 जनवरी 2012, तो हमेशा डेट को आप एक बार यूज़ करेंगे, मंथ को आप एक बार यूज़ करेंगे, और इस ईयर को अलग अलग तरीके से 3 बार यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया, डेट को एक बार, मंथ को एक बार, और इस ईयर को अलग अलग तरीके से 3 बार। अब किस तरीके से यूज़ करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले 10 जनवरी को हम क्या करेंगे, 10 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया। कितना बचा बेटा रिमाइंडर, 3। ध्यान रखना रिमाइंडर लेना है, भागफल लेना है आपको। ये 3 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया आपका। ठीक है, ये आपको रख देना है। उसके बाद में जनवरी पे आ जाते हैं। तो जनवरी देखिए, सबसे पहले मंथ्स का मैं आपको यहाँ पे कोड बता देती हूँ। तो मंथ्स के कोड आपके क्या होते हैं, 144 025 036 146, ये आपका कोड होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये सारे इसके कोड हो गए। अब लेकिन इसका कोड 2 कोड और होते हैं क्या, जनवरी का कोड 0 भी होता है, फरवरी का कोड 3 भी होता है। यानी जनवरी का कोड 1 भी होता है, जनवरी का कोड 0 भी होता है। इसी तरीके से फरवरी का कोड 4 भी होता है, फरवरी का कोड 3 भी होता है। कब क्या होता है, अगर दिया हुआ साल सामान्य वर्ष है, यानी कि आपका जो ईयर है वो आपका नॉर्मल ईयर है, तो आपके ये कोड फॉलो होंगे। और अगर दिया हुआ साल लीप ईयर है तो जनवरी का कोड बदल जाएगा और फरवरी का कोड बदल जाएगा, बाकी सबका कोड सेम रहेगा। अभी 2012 ये जो 2012 है आपका, ये आपका नॉर्मल ईयर तो है नहीं, लीप ईयर है। तो जनवरी का कोड यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, 0 यूज़ करेंगे। ये तो इसको आपको ऐसे रख देना है। अब एक बार हम डेट को यूज़ कर चुके हैं, एक बार हम यहाँ पे मंथ को यूज़ कर चुके हैं। अब बात करते हैं ईयर की। तो जब हम ईयर को यूज़ करेंगे तो ईयर को हम 3 तरीके से यूज़ करेंगे। पहला तरीका यहाँ पे क्या है, जो भी साल है, जो भी ईयर है, उसकी लास्ट की 2 डिजिट ले लीजिए। ठीक है,
और उसको क्या करना है 7 से डिवाइड कर दीजिए। सभी में हम 7 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी हम 7 से ही एक तरीके से हमने डिवाइड किया, तो जब आप 7 से डिवाइड भी करोगे तो भी यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा या वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर ही लेना है। चलिए अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 5, ठीक। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, इसी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है और जितनी बार जाए वो लिखना है, यानी भागफल लिखना है, शेषफल नहीं लिखना। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स। तीसरा तरीका यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, ध्यान से देखिएगा, जो भी ईयर आपका 400 से डिविजिबल हो रहा हो, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ईयर क्या होता है। जैसे 2012 है तो ये 2012 आपका साल नहीं है, आपका साल क्या है 2000, तो ये सेंचुरी हो गई और ये 12वां साल हो गया। आप क्या बोलोगे 12वां साल, 2000 सेंचुरी हो गई हमारी, शताब्दी वर्ष हो गया और 12वां साल हो गया, ठीक है। तो जो ये सेंचुरी है अगर ये 400 से डिविजिबल हो रही है, जैसे कि 2000 जो है ये हमारी सेंचुरी है, ये 400 से डिविजिबल हो रही है अगर, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 6। अब अगर हम 2100 की बात करें तो ये तो 400 से डिविजिबल होगा नहीं, 2200 की बात करें तो ये 400 से डिविजिबल होगा नहीं, 2300 की बात करें तो ये भी 400 से डिविजिबल नहीं होगा, 2400 की बात करें ये भी आपको 400 से डिविजिबल नहीं होगा, एंड इसी सॉरी ये तो डिविजिबल हो जाएगा, एंड इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। तो ये जो क्रम बनेगा वो आपका किसका बनेगा 6420, 6420, यही आपका क्रम आगे तक चलता जाएगा 6420 6420। स्टार्ट कहाँ से होगा, जो साल आपका जो सेंचुरी आपकी 400 से डिवाइड हो रही होगी वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 2000 का कोड यहाँ पे क्या हो गया बेटा 6, 2000 का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ये सारी चीज़ें जो हमने लिखी ये हमने आपको समझाने के लिए लिखी है। अगर हम इसको एग्जाम में कर रहे होते तो अब हम सिर्फ इतना लिखते जितना अब हम लिखने जा रहे हैं, 3 + 0 + 5 + 3 + 6, और इसको आपने क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 17/7, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 3। अब रिमाइंडर 3 बचा, यहाँ पे भी आपको एक चीज़ याद करनी है। क्या याद करनी है, देखिए आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सैटरडे से स्टार्ट करना है, जो शनिदेव होते हैं वहाँ से स्टार्ट करिएगा। सैटरडे को क्या देना है आपको 0, संडे को क्या देना है आपको 1, मंडे को क्या देना है आपको 2, ट्यूसडे को आपको क्या देना है 3, एंड इसी तरीके से आगे तक चलते जाना है, ठीक है। चलो मैं लिख ही देती हूँ पूरा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब इसके आगे आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सैटरडे 0 से स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो फ्राइडे का यहाँ 3 कोड यहाँ पे किसका है ट्यूसडे का, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्यूसडे। इट मीन्स आपसे क्या कह रहा है कि 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो 10 जनवरी 2012 को होगा क्या मंगलवार। क्या होगा मंगलवार, ट्यूसडे, हनुमान जी का दिन होगा, ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे सिलोगिज्म का है, चलिए बनाते हैं। ऑल स्प्रिंग आर ब्रूक्स, तो स्प्रिंग का हमने ले लिया एस, ऑल स्प्रिंग्स आर ब्रूक्स, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं सम ब्रूक्स आर क्रीक्स, कुछ ब्रूक्स क्या है क्रीक्स हैं। नो क्रीक इज अ टैप, कोई भी क्रीक टैप नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद कंक्लूजन कह रहा है सम टैप्स आर क्रीक, कुछ टैप क्या है क्रीक है। बेटा यहाँ पे उसने साफ साफ कह रखा कि कोई भी क्रैक टिप नहीं है, या फिर कोई भी क्रीक टैप नहीं है, या कोई भी टैप क्रीक नहीं है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ टैप क्रीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। सेकेंड क्या कह रहा है नो स्प्रिंग इज टैप, कोई भी स्प्रिंग टैप नहीं है, तो कोई भी स्प्रिंग टैप नहीं है। स्प्रिंग और टैप का तो हमें कोई कनेक्शन ही नहीं पता, तो आप क्या कहोगे कैन नॉट से, हमको नहीं पता। थर्ड कह रहा है सम ब्रूक्स आर स्प्रिंग, कुछ ब्रूक्स क्या है स्प्रिंग है, तो बिल्कुल कुछ ब्रूक्स का ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में ब्रूक्स के इस वाले पार्ट में स्प्रिंग आ रहा है ना, आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे हमेशा बड़े वाले साइन की तरफ वाला लेटर लेंगे,
P बड़ा है D से, तो आपको यहाँ पे देखना है P यहाँ पे आ रहा है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे लिखा है, हाँ यहाँ पे देखते हैं P यहाँ पे है, D यहाँ पे है, ठीक है। P आपको बड़ा चाहिए हर हालत में। P यहाँ से चले तो बड़ा था बड़ा था बड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन उल्टा हो गया, तो साइन उल्टा हो गया तो ये कभी भी रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। G बड़ा है बराबर है D से, तो G यहाँ पर है, D यहाँ पर है। अगेन देखना, आप यहाँ से जैसे ही यहाँ पे यहाँ तक आओगे, T तक आओगे, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ तो G बड़ा हो रहा है T से, और हमें क्या चाहिए, बड़ा और बराबर चाहिए। इन दोनों साइन में किसको प्रायोरिटी दोगे, इस वाले साइन को प्रायोरिटी दोगे, है ना। और यहाँ पे क्या दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू दे रहा है, यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, G बड़ा है T से, तो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक T तक पहुँचे G और T से, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये भी साइन है ये भी साइन है, प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इस वाले साइन को। क्या ये वाला साइन यहाँ मौजूद है, हाँ मौजूद है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, N बड़ा है T से, N आपका ये है, T ये है। यहाँ से हम चले, हमें N बड़ा चाहिए था, चले तो देखा क्या कि हमें N तो यहाँ पे छोटा मिल रहा है, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, और चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे 6 सिंगर है और इनका अलग अलग डे में कॉन्सर्ट लगता है, ठीक है। जुलाई का मंथ है, यहाँ पे सबका लगता है। चलिए ठीक है, तो डेट्स के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 12th, 14th, 16th, 21st, 25th और 31st ऑफ जुलाई, ठीक है। ये आपकी सारी डेट्स दी हुई हैं। चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 6 लोग हैं, आपको 6 लोगों को अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे आप सभी लोग, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, W हैज़ हिज कंसर्ट ऑन वन ऑफ द डे बिफोर X, यानी X के कभी पहले, X के पहले W का कंसर्ट है, ठीक है। अब हो सकता है तुरंत पहले भी आ सकता है या उसके कहीं पहले आ सकता है, यानी कि W और X के बीच में भी कोई हो सकता है, बट नॉट ऑन 21st। बट लगा हुआ है, बट मतलब लेकिन का मतलब क्या होगा कि W की बात हो रही है, कि W का जो डेट होगा वो 21st तो नहीं होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। V का जो कंसर्ट है वो 14 तारीख को है, तो V आपने यहाँ पे रख दिया। A का कंसर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, केवल A ऐसा है जिसका कंसर्ट X के बाद है, यानी A एक व्यक्ति ऐसा है जिसका कंसर्ट X के बाद, केवल एक व्यक्ति है, यानी और सभी का जो कंसर्ट होगा वो X से पहले होगा, ठीक है। केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका कंसर्ट X के बाद है, तो सिंपल सी बात है, X यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा। अब जिसका भी और बाकियों का भी जो कंसर्ट रहेगा वो X के पहले रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा था, X के पहले W आएगा, लेकिन 21st को नहीं आएगा, यानी इस वाली प्लेस पे W नहीं आएगा, या तो W यहाँ आ सकता है या तो W यहाँ आ सकता है, ठीक है। Y हैज़ हिज कंसर्ट बिफोर V, Y का जो कंसर्ट है वो V के पहले है, तो यानी कि Y तो यहाँ आ गया। अब बचा W की जगह यही बच गई, क्योंकि 21st को तो आना नहीं है। अब यहाँ पे बच कौन रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है Z, तो हमने यहाँ पे Z को रख दिया। आपसे क्या बोल रहा है, 21st ऑफ जुलाई को किसका कंसर्ट है, तो 21st ऑफ जुलाई को Z का है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है, यदि प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई का यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, तो प्लस कर दिया, 35 हो गया। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, 5 कर दिया। प्लस का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस कर दिया, 7 कर दिया। डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। काट दीजिए इसको, 5 सत्ते 35, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7 से 7 मत उड़ा देना गलती से भी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गया, माइनस का 7 बचा, और 25 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 18। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे एक सीरीज़ का क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए बनाते हैं इसको। तो इस सीरीज़ के क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि कोई कोई डिजिट तो बहुत तेज़ी से उछल के बाहर जा रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कोई कोई बहुत धीमे जा रही है।
14 से 14 अगर आपको लाना है तो दो तरीके हैं, या तो आप इसमें +0 कर दें या फिर मल्टीप्लाई 1 कर दें। तो हमने चलिए +0 कर दिया, चूँकि हमें सीरीज़ बहुत पास पास दिख रही है। 14 से 17 3 हो गया, हो सकता है। अब यहाँ पे हमको डेटा बहुत बड़ा दिख रहा है, एंड यहाँ पे फिर से अगर हम देखें तो 5 2 7 7 का डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो आ कितना रहा है, तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी हाँ 8 बचेगा इधर। एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6। अब यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप कुछ भी करके कुछ बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना, यानी यहाँ पर कुछ और पैटर्न चल रहा है। अब कुछ और पैटर्न में अगर अगर आप लगाएंगे तो क्या लगा सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं 14 से 14 अगर आपको लाना है तो मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, ठीक है। 14 से 17 कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, यानी मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, +7 हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई 1 +3 मल्टीप्लाई 5 +7, इट मीन्स 1 3 5 7 ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। अल्टरनेट मल्टीप्लाई और प्लस हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, ऑड नंबर में कौन आएगा, 9। 9 2 यहाँ पे कितना होता है 18, यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 9 2 18, 9 9 81, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 82। 828 आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि इस नंबर का इनमें से इसका जो संबंध है वही सेम संबंध इससे इसका है। अब वही सेम संबंध आपको इसका इससे बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमें जो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है 8 और 14 में, तो 8 दूनी 16 कर दिया और -2 कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। 12 दूनी हमने क्या कर दिया, 24 कर दिया, -2 कर दिया, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। तो बेटा 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42, और 42 में से 2 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 40। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर जो भी चीज़ें पूछ रहा है थोड़ा सा बहुत ध्यान से इसको पढ़ने का ज़रूरत है इस क्वेश्चन को। बाकी कठिन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में कठिन कुछ भी नहीं है, आपका आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर दे रही हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है ये क्वेश्चन पूरा विजिबल ना हो, ठीक है। ये जो सर्कल है आपका, ये आपको बी का रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दूँगी, आपका 2 मिनट समय लगेगा, बट आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये आपका ई लिखा हुआ है, ये आपका 39 लिखा हुआ है, ये आपका ए लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है, ये 19 लिखा हुआ है, ये डी है, ये 63 है, ये आपका 20 है, ये आपका सी है, एंड ये आपका 43 है, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ठीक है। मैंने एक जगह इसको डार्क कर दिया है, दो जगह में इसको डार्क करके आपको समय नहीं वेस्ट करूँगी। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ये जो वेन डायग्राम है इसमें ए जो है एकेडमिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ई टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, डी वुमेन को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है मेन को रिप्रेजेंट करता है, सी यहाँ पर डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है वुमेन एकेडमिशियंस हु आर टीचर्स, यानी ये ऐसे वुमेन बताइए जो एकेडमिक्स में भी हों और टीचर्स भी हों, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वुमेन एकेडमिक और टीचर। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, या तो नहीं लिखते, चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। वुमेन को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी, यानी डी की बात हो रही थी, यानी कि ये वाला सर्कल, ठीक है, ये वाला जिसमें 63 लिखा हुआ है, ये वाले सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। तो वुमेन, ऐसी वुमेन, या तो एक काम करती हूँ मैं इसको लिख देती हूँ तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए ए वाला एकेडमिक्स को, तो ए है यहाँ पे एकेडमिक्स के लिए, मैं इसको इसी में लिख दे रही हूँ, ठीक है, एकेडमिक्स का हो गया, ठीक है। एंड बी, ई यहाँ पे टीचर्स का हो गया, ई वाला, ये वाला टीचर्स का हो गया। डी आपका वुमेन का हो गया, तो ये आपका वुमेन का हो गया। बी आपका मैन का हो गया, तो ये वाला पार्ट मैन हो गया। एंड सी आपका डॉक्टर्स का हो गया। आई थिंक अब आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है,
वुमेन, ऐसी वुमेन जो एकेडमिक्स में हो, एकेडमिक्स यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक, एकेडमिक्स में हो। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी वुमेन दिख रही है जो एकेडमिक्स में भी हो, कौन सी दिख रही है? 19 नंबर, ठीक है, ध्यान रखना 19 नंबर, ठीक है। और इन सबका आपको क्या बताना है? सम बताना है, यानी कि 19 आ गया। हु आर टीचर्स, जो टीचर्स भी हों। तो देखिए ऐसी वुमेन जो एकेडमिक्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा तीनों में आपको कॉमन नंबर मिल रहा है? तो 19 मिल रहा है, ठीक है, पहले वाले से आपका 19 आ गया। सेकेंड वाले से टीचर्स हु आर डॉक्टर्स, ऐसे टीचर्स बताओ जो डॉक्टर्स हों। तो टीचर्स और डॉक्टर में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है बेटा? तो 20 कॉमन आ रहा है, तो सेकेंड के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 20 हो गया। थर्ड की बात कर लेते हैं, मैन हु आर नाइदर टीचर नॉर एकेडमिशियंस, यानी ऐसे आदमी बताओ जो ना तो टीचर्स हों, टीचर्स में जिनकी वैल्यू ना जा रही हो, ना तो एकेडमिशियंस हों, यानी इसमें कौन सी आप वैल्यू लोगे? फिर 28 लोगे। अब इन सबको आप ऐड कर दो, तो 9 8 कितना हो गया? 17, 2 2 4 1 5 1 6, 67 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 67 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को 63, नॉट को 49 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डग को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। TRY ट्राई, ट्राई को क्या लिखा जाता है? 63। तो सबसे पहला जो थॉट हमारे दिमाग में आएगा क्या? प्लेस वैल्यू का। T20, R18, Y25, सबको आप ऐड करो। 8 5 13, 2 2 4 1 5 1 6, 63 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिट प्लेस को सॉरी यहाँ पे प्लेस वैल्यू को सम किया जा रहा है, ठीक है। नॉट को क्या लिखा जाता है? एक बार चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि सब कुछ जो हमने सोचा वो सही है। 14, 15, 20, इन सबको आप ऐड करोगे, 5 4 9 और 2 2 4, 49 हो जाएगा। हमने जो लगाया पैटर्न ये बिल्कुल सही है। DUG डग का पूछ रहा है आपसे, तो 4 21 7, 7 4 11 1 12 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे 13th में अगेन आपका इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला है एफ और जेड बराबर है, आपको ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें एफ और जेड बराबर है। तो अगर आप यहाँ से चलोगे एफ और जेड के बीच में कनेक्शन देखोगे, तो यहाँ पे इन दोनों साइन में आप प्रायोरिटी किसको दोगे? लेस देन इक्वल टू को साइन को प्रायोरिटी दोगे, है ना, लेस देन इक्वल टू साइन को आप प्रायोरिटी दोगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इक्वल साइन है, यानी ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड में देखते हैं, तो ई ग्रेटर देन है बी से, तो ई ये रहा, बी ये रहा। इन दोनों साइन में आप किसको प्रायोरिटी दोगे बेटा? ग्रेटर देन को दोगे, साइन ग्रेटर देन को प्रायोरिटी दोगे, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका 3, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपसे यहाँ पे कह रहा है कि कितने प्रतीकों के ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट है और ठीक पहले एक वॉवेल है। वॉवेल, सिंबल, कॉन्सोनेंट। अब आप हमको यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे वॉवेल है, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आप इन तीनों में किसको प्रायोरिटी दोगे? कौन यहाँ पे सबसे कम मात्रा में मिल सकता है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे वॉवेल सबसे कम मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है सिंबल भी कम मात्रा में हो, लेकिन वॉवेल सबसे कम मिलेंगे आपको। तो वॉवेल पे एक बार हम फोकस करते हैं। तो वॉवेल देखते कहाँ पे मिला? यहाँ पे। वॉवेल के बाद सिंबल है, सॉरी वॉवेल के बाद सिंबल है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। मिला है, एक मिल गया। वॉवेल, सिंबल, कॉन्सोनेंट, दूसरा मिल गया। वॉवेल, सिंबल, कॉन्सोनेंट, तीसरा पेयर मिल गया। उसके बाद में नहीं मिल रहा, यानी कि 3 यहाँ पे पेयर आपको बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में प्रीसियस को ये लिखा जाता है, क्लियर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डाइटिन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर PRECIOUS, इसको क्या लिखा जाता है? KIVXRLFH, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे देखें तो केपी से कानपुर, RI से इंडियन रेलवे, EV से इलेक्ट्रिक व्हीकल, CX से क्रैक्स, IR से इंडियन रेलवे, OL से लव, UF से फुल और SH से हाई स्कूल। यानी यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, अपोजिट का पैटर्न चल रहा है। सेम आप यही पैटर्न आप क्लियर में भी लगा सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है डर्टिंग का सेम लैंग्वेज में उसी तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो डी का अपोजिट मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ सीधे से, DIRTYING। अपोजिट आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डी का अपोजिट W, I का अपोजिट इंडियन रेलवे, R का अपोजिट इंडियन रेलवे, T का अपोजिट GT रोड, Y का अपोजिट बॉय से B, I का अपोजिट इंडियन रेलवे से R, मैन से M का अपोजिट N और G का अपोजिट TGT रोड से, ठीक है। तो WRIG ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज के ये थे 15 क्वेश्चन। अभी यही इतने ही लगभग 15 क्वेश्चन, अभी लगभग 14 to 15 क्वेश्चन अभी और हैं। तो ये अगले जो क्वेश्चंस हैं ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई सजेशन लगता है तो आप अपना सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पेपर के साथ में, इसी शिफ्ट के पेपर के साथ में, लेकिन अगले क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ मिल लेंगे आप सभी को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।